सिंपल इंटरेस्ट आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, साधारण ब्याज। अब आपका मेरे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम जल्दी पढ़ लेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में हमें बेस बनाना था, वो आपका बेस अब बन चुका है। ठीक है भाई। कल बारिश भी हुई है, हाँ कल दिल्ली में भी थोड़ी बहुत बारिश हुई है। दिल्ली में टेंपरेचर माइनस में पहुंच गया है। गुड आफ्टरनून। सब जगह बारिश हुई है कल? हाँ दिल्ली में बूंदाबांदी हुई थी कल। इतनी तेज बारिश तो नहीं थी। मुद्दा बहुत गर्म चल रहा है। हाई कट तो एमटीएस तो सिलेक्शन पोस्ट स्टैनो दो, आप कोई भी पेपर दो, प्री का दो, मेंस का दो, ये मान के चले कि उसकी कट ऑफ 80% पे लगनी है। ये मान के चले उसकी कट ऑफ 80% पे लगनी है। कल मैं इससे नीचे बोलता हूं 80% कट ऑफ जानी है। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो तैयारी करें, नहीं है तो भैया छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं है। कि ऑलरेडी लिमिटेड वैकेंसी और उन लिमिटेड वैकेंसियों को ग्रैब करने वाले बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हैं जो उस कट ऑफ को क्रॉस कर पा रहे हैं, जिनके लिए 80% लाना एक आसान काम है। ऐसे बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं ऐसे। अभी देखो जैसे अभी सीटीएसएल का पेपर हुआ, सीटीएसएल मींस का, इस बार उन्होंने पेपर इतना आसान बना दिया सीटीएसएल मींस का कि उसकी कट ऑफ 360 में से पता है सिलेक्शन कितने में होगा? अगर आप जनरल कैटेगरी में, पहली प्रिडिक्ट कर रहा हूं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, आपने सीटीएसएल का पेपर दिया है, प्री की तो कोई इज्जत है नहीं, प्री तो क्वालीफाइंग है, बच्चे उसमें उलझे हुए हैं। 360 में से कम 320 नंबर से ज्यादा चाहिए आपको सिलेक्शन के लिए। पता कितना हो गया? ये हो गया लगभग 89% के आसपास, अप्रॉक्स 89% सिलेक्शन के लिए चाहिए, 89%। जबकि मींस का पेपर है, मींस का पेपर, समझ आ रही है आपको बात? 89%। मैं तो पहले बता के चल रहा हूं। आप ये समझो कि एमटीएस का पेपर होता है, सीटीएसएल का पेपर होता है, सीपीओ का पेपर होता है, सीजर को कोई फर्क है? सभी में सेम सवाल आ रहे हैं, सभी में सेम ही टाइप के सवाल आ रहे हैं। अब बताइए, अब जो जिस बच्चे का लिस्ट में नाम नहीं आया उसके लिए तो पूरी दुनिया गलत है ना। जिस बच्चे का लिस्ट में नाम आया उसके लिए पूरी दुनिया गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन बढ़ा नहीं, हम कंपटीशन को इग्नोर नहीं कर सकते। इतना माहौल हो चुका है कि आपको मिनिमम 80% परफॉर्म करना पड़ेगा, और पेपर हल्का आ गया तो 90%। दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आ रही है क्या? सच है, हाँ दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आ रही है जनवरी में। जनवरी में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएंगी। वो तो हर साल दिल्ली पुलिस तो वैसा पेपर है ना जो हर साल इसकी वैकेंसी थोड़ी थोड़ी करके आती है, मतलब दो एक साल में तो आई जाती है गैप करके। बाकी स्टेट की तरह नहीं है, दिल्ली पुलिस में वैकेंसी रेगुलर आती रहती है थोड़े थोड़े टाइम पे। बच्चे उस लेवल की जो अनसिलेक्टेड बच्चे हैं वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे कि वो इस बात को ध्यान में रख के तैयारी करें कि हमें सिलेक्शन के लिए 80% कट ऑफ को क्रॉस करना है। उस बात को तैयारी नहीं कर रहे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सब कुछ पढ़ रखे हैं, उन्होंने एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज याद कर रखी है, उनका स्कोर आ रहा है भाई। आप ये सोचो कि जितना इजी पेपर सीटीएसएल में आया है, अगर उतना इजी पेपर सीजल मेंस में आएगा तो क्या सीजल की कट ऑफ 90% पे नहीं लगेगी? अब कट ऑफ 90% पे लगेगी तो सब क्या लगेगी? इतनी हाई कट ऑफ, ये तो इंपॉसिबल है। एग्जाम जो है सर, कट ऑफ बढ़ाने में आपका ही हाथ है, क्योंकि आप इतनी अच्छी तरीके से समझा के पढ़ाते हो। शिल्पा सरदार जी, पिछले 3-4 साल में बहुत चीजें चेंज हुई हैं, बहुत रिवोल्यूशनाइज हुआ है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है पिछले 3-4 साल में। नोटिफिकेशन, अनमोल नोटिफिकेशन। चलो शुरू करते हैं बच्चे। अब हम शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है भाई साहब, चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ा है तो आप ये सोचो कि आप कंपाउंड टेस्ट सीख पाओगे, गलतफहमी है। कंपाउंड टेस्ट पढ़ने के पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट आना ही चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, अगर आपने सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समझ में आएगा। ठीक है जी। सर आर्ट्स वाले तो बहुत एवरेज स्टूडेंट होते हैं, तो बेटा एवरेज का थोड़ा सिलेक्शन होगा। एवरेज की जरूरत किसको है? एवरेज कौन मांग रहा है बच्चे? और ऐसा नहीं कि आर्ट्स वाले एवरेज होते हैं, ऐसे आर्ट्स वाले बच्चे हैं जिन्होंने मैथ पढ़ के मैथ इतना मजबूत कर दिया कि साइंस वालों को पीछे छोड़ रहे हैं। मैं आपको दिखा दूंगा ऐसा लड़का, ऐसे हैं बहुत सारे। तो आर्ट्स वालों का फायदा भी तो, जीएस में 100% स्कोर कर सकते हो, जीएस उनकी अच्छी होनी चाहिए, उनकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो बच्चे में काबिलियत होनी चाहिए ना। आर्ट्स वालों में ये काबिलियत होनी चाहिए। चलो आर्ट्स वाले डिबेट कर सकते हैं कि हमारा मैथ कमजोर है, तो इंग्लिश और जीएस बहुत मजबूत हो आपकी। मैथ वाले तो ये कह रहे हैं कि हाँ जी हमारा मैथ बहुत अच्छा है, उससे हमारी रीजनिंग अच्छी हो गई। अब आर्ट्स वाला कह रहा है मेरा तो मैथ, मैं तो आर्ट का हूं, मेरे तो मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, और इंग्लिश भी नहीं आती मुझे, ना मुझे जीएस याद होती है, तो फिर काय का बालक है वो? बेकार है फिर तो। अरे कुछ ना कुछ तो तुम्हारे अंदर खास होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, जिसे कहते हैं टैलेंट नाम की चीज की। हाँ भाई साहब मैं जीएस बढ़िया से याद कर लेता हूं, बाकी मैं कर करके सीख जाऊंगा। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, चारों ही सब्जेक्ट में गोबर गणेश है, तो कैसे होगा? एग्जाम की जब तैयारी शुरू करते हैं तो आपको पता नहीं कि मैं कहां लाई करता हूं, मेरी क्या हैसियत है, क्या मेरा मेंटल लेवल है। और ऐसा बच्चा उम्मीद करे कि ना उसको मैथ आता, ना इंग्लिश आती, ना रीजनिंग आती, ना जीएस आती, वो भी सोचे कि मैं 6 महीने में एसएससी कर लूंगा। इंपॉसिबल है। कुछ तो टैलेंट होना चाहिए ना हर बालक के अंदर। 100 पर ये कंफर्म है, 100% में से 10% बच्चे सिलेक्ट होते हैं प्री में, 5 या 10%, बाकी 90% का फेल होना कंफर्म है। और 90% के लिए पूरी दुनिया गलत है। एवरेज लोगों की जरूरत नहीं है, एवरेज लोग 90% स्कोर नहीं करते। वो लोग जिनको बोर्ड के पेपर में 10वीं क्लास में मास्टर ने किताब खोलकर चीटिंग करने की परमिशन दी थी और उससे 10वीं के पेपर में 90% नहीं लाए गए, तो अब कैसे 90% ले आएगा? ऐसे बालक की जरूरत है ही नहीं बेटा कंपटीशन में। उसके लिए तो सब कुछ फ्रॉड है, स्कैम है। सच्चाई कड़वी होती है, कड़वाहट को बचाओ बेटा। सच्ची बात किसी को पसंद नहीं आती, अपने इंटरेस्ट की बात पसंद आती है तो खुद की कानों को अच्छी लग रही है। पर मैं कानों को अच्छी लगने वाली बात नहीं कहता, मैं सही बात कहता हूं। चलो तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ और नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ और नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। कंपाउंड इंटरेस्ट इज सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। सिंपल देखो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में क्या है? पढ़ लेते हैं भाई, इधर उधर की बातें ना करके, पढ़ना है नहीं किसी को। सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज के भी ऊपर ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा यही है कि ब्याज के ऊपर ही भी ब्याज लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है।
88% लेके आया हूं 10th में, 12th में 82% लेके आया हूं सर, वो भी सेंटर पूरा टाइट था। आलोक आनंद जी कह रहे हैं। हाँ आलोक आनंद, आप तो अच्छे बच्चे हो यार, आज आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा क्या? आज पढ़ना नहीं क्या आप लोगों को? चलो फिर बातचीत करते हैं, मेरा भी पढ़ाने का मन नहीं है। हाँ पूछ लीजिए, आपको जो पूछना है। सर आप अगर ऐसे ही लगे रहे तो 2030 तक 100% कट ऑफ होगा। 2030 तक 100% तो नहीं, लेकिन 95% तक कट ऑफ आसानी से पहुंच जाएगा यार। एक बात सोचो तुम, बोर्ड के एग्जाम में आज बच्चों के कितने मार्क्स आप पूछो, 80%, 85%, 90%, 91%, 92%, 95, 97%, इससे नीचे कोई बोलता है? आप ये सोचो, इससे नीचे कोई बोलता है आज के जमाने में? 80%, 82, 81, 83, 85 ये मिनिमम है, चाहे बोर्ड एग्जाम की चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात करें। और आज से अगर 10 साल पहले आप जाके पूछो, 80% लाने के लिए कलेजा फेफड़ा फट जाता था। 80% लाने के लिए आज जो 80% के लिए पहले कलेजा फेफड़ा फट जाता था, आज उस 80% की कोई वैल्यू नहीं है, वो नॉर्मल सा हो गया बच्चे के लिए लाना। ये बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही ये हुआ है। जब 10-12 साल पहले जब ऑफलाइन पेपर होता था तो कट ऑफ 100 नंबर जाती थी। 100 नंबर लाने के लिए भी मेहनत लगती थी बच्चे को, लेकिन आज 100 नंबर लाना किसी भी बच्चे के लिए मुश्किल काम नहीं है। आज के टाइम पे 100 नंबर लाना, समय बदल चुका है बहुत ज्यादा है, और उसमें एक फैक्टर नहीं है, उसमें 10 फैक्टर है। मैं वो कई बार बता चुका हूं, लेकिन लोग समझने को तैयार ही नहीं, कोई लॉजिकल बात सुनना ही नहीं चाहता। आज से 10-15 साल पहले उम्मीद कर सकते हो किसी के बोर्ड के पेपर में 100% नंबर आए, 100% आए, लेकिन आज आते हैं और किसी को कोई हैरानी नहीं होती। सेम चीज कंपटीशन में हो गई है, जहां 100 नंबर पे पहले प्री निकलता था, 700 नंबर पे जहां 496 एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते थे, आज उस पर आपका कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा। समय बहुत बदल चुका है बेटे। चलिए पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि देखो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ही फर्क है, सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल मूलधन पे ब्याज लगता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर भी ब्याज लगेगा और ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इसलिए इसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज है ही नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप कंपाउंड सक्सेसिव परसेंटेज का परिभाषा, उसका मतलब समझ गए तो ही आप सवालों को कर पाओगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सपोज मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल 100 रुपए, मान लिया कि प्रिंसिपल 100 रुपए, ब्याज की दर 10% पर एनम है। मैं आपको समझाने के लिए आसान डाटा ले लेते हैं, तो आप हमें ये बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा। अगर मूलधन 100 रुपए मेरे भाई, ब्याज की दर 10% है, 10%, तो 100 का 10% 10 रुपए होता है, तो प्रिंसिपल आपका मूलधन 100 रुपए, तो पहले साल आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा, 110, यही होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन अगले साल भी प्रिंसिपल चूंकि 100 रुपए, तो अगले साल भी प्रिंसिपल 100 है, 100 रुपए का 10% आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा? 2 साल के बाद अमाउंट 120 हो जाएगा, यही होगा। प्रिंसिपल 100 रुपए, तीसरे साल भी आपको प्रिंसिपल का 10% 10 रुपए ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। बोलो बात सही है? आप बोलोगे आंसर एकदम सही है। चौथे साल भी आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा और अमाउंट कितना हो जाएगा? 4 साल के एंड में 140 आपका अमाउंट हो जाएगा। चलो 4 साल तक ही मैं आपको समझा देता हूं, ये होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, अगर प्रिंसिपल 100 रुपए, ब्याज की दर 10% है, तो एक साल का ब्याज 10 रुपए, हर साल आपको 10-10 रुपए ब्याज मिलेगा, हर साल अमाउंट 10 रुपए बढ़ता जाएगा। यह है सिंपल जिंदगी। अगर हम मेंट ऑफ जिंदगी की बात करें, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की, ध्यान से सुनना, कंपाउंड इंटरेस्ट की, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, ब्याज की दर है 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मतलब होता है, ये बात सुनिएगा। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपए, अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपए, ब्याज की दर 10% है, सुनना मेरी बात, तो 100 रुपए का 10% कितना होता है बच्चों? प्रिंसिपल 100 रुपए, 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए। तो पहले साल में, फर्स्ट ईयर में आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा, तो यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा भाई साहब? अमाउंट हो जाएगा 110 रुपए, अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। ये जो है एक साल बाद अमाउंट है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ये एक साल के बाद अमाउंट हो गया। यानी कि अगर आप ये देखो, पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं है। आप फर्स्ट ईयर तक, एक साल तक कहानी देखो, तो सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं है, फर्क इसके बाद आना शुरू होगा। ये एक साल बाद अमाउंट है, ये एक साल बाद अमाउंट है, तो आगे जो ब्याज लगेगा वो 100 रुपए पर नहीं लगेगा, वो 110 रुपए पर लगेगा। जो एक साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए, यानी कि सेकंड ईयर, दूसरे साल के लिए वो प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है, मूलधन है। ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है मेरे प्यारे भाई। क्या आप हमारी बात को समझे कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। अगर आज आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है, तो एक साल बाद 110 रुपए अमाउंट हो जाएगा। जो एक साल बाद अमाउंट है, अब वो दूसरे साल के लिए मूलधन है, यानी कि दूसरे साल जो ब्याज लगेगा, जो ब्याज मिलेगा, वो 100 रुपए पर नहीं होगा, वो 110 रुपए पर होगा। आप बोलोगे जी सर, ये है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क। यानी कि अगर ब्याज की दर 10% है, तो अगले साल ब्याज आपको 10% ही मिलेगा, लेकिन वो ब्याज 100 रुपए पर नहीं लगेगा, 110 रुपए पर लगेगा। यानी कि 110 रुपए का 10% कितना होता है? 11 रुपए। सेकंड ईयर में आपका ब्याज 10 रुपए नहीं होगा, सेकंड ईयर में आपका ब्याज 11 रुपए होगा, 11 रुपए। यानी कि आपका अमाउंट जो होगा, 110 में 11 जोड़ेंगे, आपका अमाउंट 121 हो जाएगा, 121 अमाउंट। क्लियर है? तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 2 साल के बाद जो अमाउंट है, हमें कह सकते हैं 2 साल के बाद जो अमाउंट है वो 121 है, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद जो अमाउंट है वो 121 है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बात तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। लेकिन ये जो 2 साल बाद अमाउंट है, ये आगे के टाइम के लिए, आगे के समय के लिए, यानी कि तीसरे साल के लिए, ये मूलधन प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। जो 2 साल बाद अमाउंट है, मिश्रधन है, वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा तीसरे साल का, यानी कि तीसरे साल ब्याज 100 रुपए पर नहीं लगेगा, तीसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 121 रुपए पर लगेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि तीसरे साल में आपको ब्याज तो 10% ही मिल रहा है, लेकिन वो 10% ब्याज 100 पर नहीं, इस 121 रुपए पर लगेगा। यानी कि 121 का 10% कितना होता है बच्चों? 10% मतलब 10 से 1 बटा 10, 12.1। 121 का 10%, इसमें 12.1 ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 121 में 12.1 जोड़ेंगे, 133.1 आ गया। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अब ये 3 साल के बाद अमाउंट है। 133.1 क्या है? ये 3 साल के बाद अमाउंट है, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, ये 3 साल के बाद जो है अमाउंट है। लेकिन भाई साहब, जो 3 साल के बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि कंपाउंड अमाउंट क्या होता है? अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज।
और मेरे प्यारे भाई आप अमाउंट को प्रिंसिपल बना दे रहे हो, अमाउंट को प्रिंसिपल बना दे रहे हो, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिल रहा है और जो ब्याज कमा रहे हो उस ब्याज पर भी ब्याज मिल रहा है। यही फर्क है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में। तो जो 3 साल के बाद अमाउंट है ना मेरे भाई, वो आपका जो है 4th ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा, वो चौथे साल का मूलधन बन जाएगा। यानी कि चौथे साल ब्याज आपको, अगर ब्याज की दर 10% है तो ब्याज तो आपको 10% ही मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा 133.1 रुपए पर। और 133.1 अगर आपका प्रिंसिपल है चौथे साल का, ब्याज की दर 10% है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 133.1 का 10% कितना होता है? तो आप कहोगे सर 13.31, 13.31 रुपीज मेरे दोस्तों आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 13.31 रुपए। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 133.1 पर अगर ये आपका ब्याज मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई 13.3 तो जोड़ देंगे, अमाउंट क्या हो जाएगा? जब जोड़ेंगे तो 146.41, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। 4 साल बाद अमाउंट है A4, 4 साल के बाद। ए मतलब अमाउंट, 4 मतलब 4 साल के बाद। तो ये फर्क है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्या आपको अब डाउट क्लियर हो गया? क्या आपको ये बात समझ में आ गई बेटा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है? देखो पहले साल तक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एक जैसा होता है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट अपना भयानक रूप दिखाना शुरू करता है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और भयानक होता जाएगा। इसलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां जुआ है, 8वां जुआ। ठीक है मेरे प्यारे भाई, समझ पा रहे हैं? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। जो आज अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा, जो 1 साल बाद अमाउंट है वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है, जो 2 साल बाद अमाउंट है ये 5th ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आगे के लिए 5वें साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या आपको समझ में आया? मौसम भाई पढ़ने में ध्यान लगाओ। क्या आपको समझ में आया? अब इससे बेहतर तरीके से तो कोई नहीं समझा सकता ना भाई एसआई और सीआई में फर्क क्या है, इससे बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया? हाँ जी मनीष कुमार, आइंस्टाइन ने ऐसा कहा था, गूगल पे सर्च करिए बेटा। आप अगर कोई जैसे किसी स्कीम में पैसा लगा दो, स्कीम में जिसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने सपोज 1 करोड़ रुपए किसी स्कीम में लगा दिया, हो सकता है वो स्कीम आपको 5 साल में, अगर कंपाउंड में, एक मेरी बात सुनना, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां जुआ कैसे है? कोई कंपाउंड इंटरेस्ट जो है एक टाइम के बाद बहुत भयानक हो जाता है, बहुत भयानक। सपोज आपने किसी स्कीम में 1 करोड़ रुपए लगा दिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, हो सकता है 5 साल में वो पैसा 1.6 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ रुपए हो गया सपोज। लेकिन अगर वो पैसा 5 साल की बजाय अगर 40 साल के लिए लगाते तो हो सकता है वो 1 करोड़ 25 करोड़ रुपए बन जाता। 1 करोड़ का 25 करोड़, 5 साल में कुल 1 करोड़ का 1.5 करोड़ हुआ, लेकिन 25 अगर आपने वो पैसा 30 साल के लिए लगा दिया तो 1 करोड़ का शायद 25 करोड़ हो जाए। एक टाइम के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत भयानक हो जाता है मेरे भाई, इसलिए लोग जो है 30 35 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं स्कीम में, कि जब बुढ़ापे में चेक करते हैं मेरे दोस्त तो पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है। समझ में आई बात की नहीं? फर्क समझ में आ गया? अगर आप यहां पे देखो, मैं सेम सिनेरियो ले रहा हूं, तो आपको मेरे प्यारे में 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 4 साल में बच्चों इस हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला जल्दी से बताइए 4 साल में? तो आप कहोगे सर अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया था, ब्याज की दर 10% है, तो 4 साल में आपका अमाउंट 140 हो गया। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया था, ब्याज की दर 10% है, तो 4 साल में अमाउंट 140 हो गया। 100 रुपए का अमाउंट 140 हो गया, तो 40 रुपए आपको ब्याज मिल गया, 40%। 4 साल में आपको 40% ब्याज मिल गया। पहले क्या आपको बात समझ में आ गई? सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर हम यही कंपाउंड इंटरेस्ट में देखें, तो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया था मेरे प्यारे भाई, 100 रुपए इन्वेस्ट किया था, 100 रुपए। क्लियर बच्चा? आप बोलोगे हाँ सर 100 रुपए अगर इन्वेस्ट किया था, ब्याज की दर 10% है, तो ये 100 रुपए जो है, देखो 100 रुपए में जो भी चेंज आता है डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, 140.41 रुपए बन गए। 100 रुपए 140.41 रुपए बन गए। बात समझ में आई? यानी कि 100 रुपए अगर 140.41 रुपए बन गए तो एक्स्ट्रा कितना बन गया? 46.41 रुपए। 100 रुपए पर 46.41 एक्स्ट्रा आपको मिल गया, यानी कि 46.41% आपका ब्याज है। तो कहने का मतलब ये होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगा वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा सेम केस में वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे प्यारे सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट लगता है मेरे प्यारे भाई, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का। समझ में आ गया? किसी को बच्चे कोई समस्या? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या मेरे भाई? यस और नो? आज हम सारा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे सीआई का। यही बात आपको समझ में आ गई? तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ही सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट लगता है। और मैंने आपको बताया था कि सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज की कैलकुलेशन करने के 3 तरीके हैं, परसेंटेज में पढ़ाया था। अब परसेंटेज में जो हमने इतनी ज्यादा पढ़ाई करी है उसका फायदा आज आपको ज्यादा होगा, आज उसका फायदा दिखेगा। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज के मैंने आपको 3 तरीके बताए। एक तो हम 100 मान के करते हैं, एक मेरे प्यारे में फॉर्मुला मेथड हम लगाते हैं, फॉर्मुला मेथड, और एक हम लगाते हैं रेशियो मेथड। यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने परसेंटेज में पढ़े थे, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज के, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में इस्तेमाल होंगे। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज के हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे 100 मान के, फॉर्मुला पे, रेशियो, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहां कंपाउंड इंटरेस्ट में इस्तेमाल होंगे। अगर आपको 4 साल में 46.41% ब्याज मिला है, तो ये ब्याज क्या है? हर साल देखो ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज तो हो रहा है, 1 साल बाद 110 हो गया, अब 110 पे ब्याज मिलेगा, 121 हो गया, 121 पे ब्याज मिलेगा, क्योंकि ये 3 साल बाद अमाउंट है, चौथे साल का प्रिंसिपल 133 पे ब्याज मिलेगा। तो 10% 10% 10% 10% का 4 बार सक्सेसिव तो है, ये 46.41% कुछ और नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये 10% 10% 10% और 10% का 4 बार इंक्रीज है। 10 10 10 10 10% का 4 बार इंक्रीज है। क्लियर बात समझ आ रही? आप मुझे बताओ 10 और 10 का सक्सेसिव क्या होता है? अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, हमने आपको सिखाया है x और y का सक्सेसिव होता है बच्चों, x + y + xy बटे 100। तो 10 और 10 का सक्सेसिव क्या आएगा? 10 + 10 + 10 गुणा 10 बटे 100। यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा मेरे प्यारे भाई। आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 और 10 20 और 21%। तो हर कोई बच्चा जानता है 10 और 10 का सक्सेसिव 21% आएगा, इस 10 और 10 का सक्सेसिव 21% आएगा। सक्सेसिव तो कैसे भी कर लेते हो, 21 21 का फिर से सक्सेसिव निकाल दो। 21 और 21 का सक्सेसिव कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? बताइए जल्दी से। तो 21 और 21 का सक्सेसिव आएगा 21, भाई ठंड लग रही है यार, पैरों में ठंड बढ़ गई है। 21 + 21 + 21 गुणा 21 बटे 100, 21 + 21 + 21 गुणा 21 बटे 100, 21 और 21 42, 21 गुणा 21 441, 441 बटे 100 यानी कि 4.41 4.41। 42 में 4 जोड़ेंगे 46.41%, 42 में 4.41 जोड़ेंगे 46.41%। या
आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि अब जिस बच्चे ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है, परसेंटेज, वो बच्चा कैसे सीख पाएगा बेटा? जिस बच्चे ने सक्सेस परसेंटेज कॉन्सेप्ट का सीखा ही नहीं है, ना उसको फॉर्मुला आता है, ना उसे रेशियो मेथड आता है, वो चैप्टर नहीं सीख पाएगा। इसलिए मैं मेरे दोस्तों क्या करता हूं यहां पे, बहुत डिटेल में परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाता हूं, ठीक है? तो देखिए आप 100 वाले जैसे मैंने आपको 100 मान के सिखाया, ये 100 है, ये फॉर्मुला है, इसी तरीके से आप रेशियो मेथड भी लगा सकते हो बच्चों। हमें लगता है मेरे भाइयों को मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है? ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम समझ गए हैं, आगे चलेंगे। अगली बात ये जानना मेरे भाई, हमने आपको एक चीज पढ़ाई है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हमने बच्चों आपको एक चीज पढ़ाई है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आप बोलोगे हाँ सर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मैं आपसे कहूं, अगर हम किसी संख्या को 10% बढ़ाते हैं 10%, अगर हम किसी संख्या को बच्चों 10% बढ़ाते हैं 10%, तो आप मुझे एक बात बताइए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर हम किसी भी प्रिंसिपल को, किसी भी अमाउंट को 10% बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% को अगर 10% बढ़ाया जाएगा तो बच्चों 110% हो जाएगा। 110% का मतलब ये होता है मेरे प्यारे भाई कि वो 110% का मतलब 110/100, 1.1 टाइम्स हो गया, 1.1 गुना हो गया, 1.1 गुना हो गया। अगर हम किसी संख्या को 10% बढ़ाते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 से गुणा। हम अगर किसी संख्या को 20% बढ़ाते हैं, इसका मतलब 100% से 120% हो गया, 1.2 से गुणा। अगर हम किसी संख्या को मेरे प्यारे भाई सपोज 37% बढ़ाते हैं, 100% को 37% बढ़ाओगे तो 1.37 से मल्टीप्लाई। आप बोलोगे हाँ सर, क्लियर है? ये बात तो सभी लोग जानते हैं। अब आप यहां से कॉन्सेप्ट समझिए कि भाई आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पर 100 रुपए इन्वेस्ट किए। कितने? 100 रुपए इन्वेस्ट किए मेरे भाई, 100 रुपए। ब्याज की दर कितनी है? 10%। अगर ब्याज की दर 10% है, 100 रुपए को 10% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? 1.1 टाइम्स हो जाएगा, 1.1 से गुणा। 1.1 से गुणा नहीं हो रही है? 100 को 1.1 से गुणा करो, 110 आ गया। 100 को, आपका प्रिंसिपल 100 था, मैंने 1.1 से गुणा करा, 110 आ गया। यानी कि ये 1 साल बाद अमाउंट है, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है, इसको फिर से 10% बढ़ाना है। आप किसी भी संख्या को 10% बढ़ाओगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1.1 से गुणा। किसी भी संख्या को 10% बढ़ाओगे तो इसका मतलब क्या? 1.1 से गुणा करिए। आप खुद देखो, अगर 110 को 1.1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 121 आ जाएगा। 121 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 121 आ जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 1.1 से मल्टीप्लाई हो गई कि नहीं होगी? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही बात है। अब देखो, ये 2 साल बाद अमाउंट है, तीसरे साल का प्रिंसिपल है। अब इसको फिर से 10% बढ़ाना है। किसी भी संख्या को 10% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1.1 से मल्टीप्लाई, 1.1 से गुणा हो जाएगी कि नहीं? 121 को 1.1 से गुणा करेंगे तो 133.1 आ जाएगा। 121 को 1.1 से गुणा करेंगे तो 133.1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। 133.1 जो है आपका 3 साल बाद अमाउंट है, चौथे साल का प्रिंसिपल है। 133.1 को 10% बढ़ा रहे हैं तो फिर 1.1 से गुणा, 133.1 को 1.1 से गुणा करो, 146.41 आ जाएगा। जितना बेहतरीन बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाऊंगा ना आपको और कहीं से क्लैरिटी नहीं मिलेगी इतना। और एक बार बेसिक कमांड हो गया ना तो सवाल कम लगाओ, लेकिन सीआई के सवाल आप कर ले जाओगे। बच्चों को इस चैप्टर का बेसिक नहीं पता, बहुत डीप बेसिक है। यानी कि हर बार अगर हम 10% बढ़ा रहे हैं तो 1.1 से मल्टीप्लाई, 1.1 से लगातार गुणा हो रही है अमाउंट में। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के जो अमाउंट है मेरे प्यारे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं वो जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट्स जो होते हैं मेरे प्यारे भाई, अमाउंट्स वो क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स होते हैं मेरे प्यारे भाई, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में। क्या आपको ये बात समझ में आ गई दोस्त? हाँ जी। गुणोत्तर श्रेणी नहीं समझते? गुणोत्तर श्रेणी मतलब मेरे प्यारे भाई जैसे 4, 12, 36, 108, ये कैसी सीरीज है जिनका रेशियो सेम हो, जिनका रेशियो सेम हो। 4 से 12 3 गुना, 12 से 36 3 गुना, 36 से 108 3 गुना, रेशियो सेम है 3 गुना हो रहा है, रेशियो सेम है 3 गुना हो रहा है। ये होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको नहीं लग रहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में, मैंने तो बस आपको एग्जांपल लेके बताया 10% के, जिससे आप जल्दी समझ पाए। हर बार 1.1 से गुणा हो रही है। पहले साल प्रिंसिपल 100 था, 1.1 से गुणा 110 हो गया, फिर 1.1 से गुणा 121 हो गया, फिर 1.1 से गुणा 133.1 हो गया, फिर 1.1 से गुणा 140.4 हो गया। हर साल 1.1 से लगातार मल्टीप्लाई हो रही है। तो अमाउंट्स क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मेरे भाई गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। पहली बात तो आपको ये जानना है। क्या इसमें अब किसी को कोई डाउट है? कॉमन रेशियो क्या है? 1.1। सीधे सवाल थोड़ा ना करने, बहुत सारी चीजें जानने के लिए हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं मेरे प्यारे भाई, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में। अब मेरी बातों को आप गौर से सुनिएगा क्योंकि रेशियो सेम होगा मेरे भाई। इसमें एक एग्जांपल लेके आपको समझा दो। ब्याज की दर है 20% पर एनम, 20% पर एनम ब्याज की दर है मेरे प्यारे भाई। आपने पी रुपए इन्वेस्ट किए, पी रुपए इन्वेस्ट किए, पी रुपए। तो आप मुझे एक बात बताओ, 1 साल के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? आप मुझे एक बात बताओ कि 1 साल के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? 1 साल के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? A1, A1 मतलब 1 साल के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? बताइए बच्चे, 1 साल के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? टेल मी। अगर ब्याज की दर 20% है, किसी भी संख्या को 20% बढ़ाओगे तो 1.2 गुना हो जाएगी, यानी कि 1.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 साल के बाद अमाउंट हो जाएगा 1.2 पी, 1.2 पी 1 साल के बाद ही हो जाएगा 1.2 पी। अगर आपने पी रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ब्याज की दर 20% है, तो 1 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 1.2 पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1.2 पी। हाँ, जीपी सीरीज, सीआई में हमेशा जीपी सीरीज चलेगी मेरे बच्चे। 1.2 गुना प्रिंसिपल में 1.2 से गुणा हो जाएगी। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इसके 1 साल के बाद क्या अमाउंट होगा? इसके 1 साल के बाद, तो भाई अब जो 1 साल बाद ये अमाउंट है, ये जो 1 साल के बाद अमाउंट है, ये आगे के लिए प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल को 20% बढ़ाना है। अगर आप किसी भी संख्या को 20% बढ़ाओगे तो क्या होगा? 1.2 से गुणा, फिर 1.2 से गुणा हो जाएगी बेटे, फिर 1.2 से गुणा हो जाएगी। अरे 1.2 पी आपका 1 साल बाद अमाउंट है, पर सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है। इसको फिर से 20% बढ़ाओगे तो फिर से 1.2 से गुणा करनी पड़ेगी। क्या 1.2 की 1.2 में 2 बार गुणा करके क्या 1.2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? क्या 1.2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? यानी कि ये होगा 2 साल के बाद अमाउंट, तीसरे साल का प्रिंसिपल। क्या 1.2 का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया बच्चे? बोलो, क्या 1.2 का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। पहले ऐसे पढ़ाते थे क्या? आप बताओ, आप बताओ ऑफलाइन कोचिंग में ऐसे पढ़ाते हैं क्या? ये ऐसा ही ये फर्क होता है, हर साल ऐसे ऐसे होता है। मैं आपको अब अपनी खुद की जिंदगी में भी ब्याज निकाल सको ऐसा ब्याज पढ़ाऊंगा, केवल सवाल के लिए नहीं। क्या खुद की जिंदगी में अगर आप किसी बैंक में एफडी करने जाओगे, कोई लोन लेने जाओगे, आप खुद की जिंदगी में पर्सनल कैलकुलेशन कर सको, इस लेवल का मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि जिंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलेगा इसके बाद। आप इतने तेज नहीं कि आप किसी चार्टर्ड अकाउंट की 20,000 रुपए की क्लास खरीद के वहां से कैलकुलेशन करना सीखोगे सीआई की। नहीं इतना टाइम है ना, आप इतना पैसा खर्च करोगे।
पर मैं आपको कंपटीशन में वो सिखा दूंगा। मैं आपको, ये 2 साल बाद अमाउंट है, लेकिन तीसरे साल का प्रिंसिपल है। अब अगले साल ये जो प्रिंसिपल है इसी पर ब्याज मिलेगा, अगले साल इसी पर आपको ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 20%। अगर 100% पर 20% ब्याज मिलेगा, वो भी समझाएंगे गौरव कुमार जी, टेंशन मत लो। अगर 100% पर 20% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1.2। फिर से 1.2 से गुणा हो जाएगी, तो ये 1.2 स्क्वायर की फिर से 1.2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.2 की पावर 3 पी नहीं हो जाएगा। यानी कि 3 साल बाद अमाउंट है, ये 3 साल के बाद अमाउंट आ गया, ये 3 साल के बाद अमाउंट आ गया। बोलो हाँ कि ना? 3 साल के बाद अमाउंट आ गया। आपने यहां पे गौर से कुछ देखा क्या? आप लोगों ने यहां से कुछ ऑब्जर्व किया? क्या आप लोगों ने यहां से कुछ ऑब्जर्व किया कि हमें जितने साल का अमाउंट निकालना है, हमें जितने साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर करनी है। अगर हमें 1 साल बाद अमाउंट निकालना है, अगर ब्याज की दर 20% है, मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर 20% यानी कि हर साल 20% इंक्रीज करना है, 20% इंक्रीज करने का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2। 1 साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 की पावर 1 है। 2 साल बाद अमाउंट निकालना है, 1.2 की पावर 2 है। 3 साल बाद अमाउंट निकालना है, 1.2 की पावर 3 है। अगर आपको 4 साल बाद अमाउंट निकालना होता तो पावर 4 करते, 5 साल बाद अमाउंट निकालना होता तो पावर 5 करते। जितनी साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही बार गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर हो जाएगी। क्या अब आपको समझ में आ गया बेटा? क्या अब आपको समझ में आ गया? एक और एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज ये तो 20% बहुत आसान डाटा है। अगर ब्याज की दर 16 सही 2/3% पर एनम है वार्षिक, और आपने पी रुपए इन्वेस्ट करे, पी रुपए कितने रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए मेरे भाई? आपने पी रुपए इन्वेस्ट कर दिए। इसके बाद सत्यम कुमार जी, तो आप मुझे एक बात ये बताओ कि 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा? 1 साल के बाद अमाउंट क्या होगा? आप हमें एक बात बताओ, 1 साल के बाद। हर चीज सीख रहा है आज बच्चा। बताओ बच्चे, अगर ब्याज की दर 16 सही 2/3% है, इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 या फ्रैक्शन में करेंगे। यहां हमने मेरे दोस्तों डेसिमल में कैलकुलेशन कर ली। यहां इसकी डेसिमल में काफी मुश्किल है, तो पहले फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। अब आप बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? क्या आप जानते नहीं मल्टीप्लाइंग फैक्टर? हर संख्या अपने आप में 1 होती है। अगर 1 को 16 सही 2/3% है, 1/6 बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 7/6 गुना। इसी संख्या को अगर 16 सही 2/3% बढ़ाते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाता है 7/6। हर संख्या 1 होती है या 100%। अब 1/6 बढ़ाओगे सर, अगर 25% है तो 1.25 होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आनंद कुमार राय, कैसा डाउट है? 1.25 होगा। समझ में बात? तो अगर ब्याज की दर 16 सही 2/3% 1/6 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6। मैं आपसे पूछूं 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 7/6p, 7/6p हो जाएगा। ये 1 साल के बाद अमाउंट होगा, ये 1 साल के बाद ये अमाउंट होगा 1 साल के बाद। बताओ बच्चों को डाउट इसमें? हाँ, परसेंटेज पढ़ा हुआ होना चाहिए बेटा। आनंद कुमार जी 100% हो, 25% बढ़ाओगे तो 125% हो जाएगा, 1.25। हम 1.25 से गुणा करेंगे। क्या इसमें कोई डाउट? बच्चों क्या इसमें कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। मैं आपसे ये पूछूं मेरे बेटे कि आप मुझे बताओ अगले 1 साल के बाद क्या अमाउंट होगा? तो भैया 16 सही 2/3% आगे के लिए प्रिंसिपल है, इसी को 16 सही 2/3% बढ़ाना है, यानी कि 1/6 7/6 से गुणा कर दीजिए। अगर आप 7/6 से गुणा करेंगे तो 7/6 गुणा 7/6 क्या आ जाएगा? 7/6 का स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई पी। 7/6 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 बार गुणा हो जाएगी। ये 2 साल के बाद अमाउंट है, हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं ये बताओ कि अगले 1 साल के बाद अमाउंट क्या आएगा? अगले 1 साल के बाद तो आप कहोगे सर फिर 7/6 से गुणा होगी। अब 7/6 का स्क्वायर है, गुणा में पावर जुड़ जाती है, फिर 7/6 से गुणा कर दोगे तो क्या 7/6 का क्यूब नहीं हो जाएगा? पावर 3 नहीं हो जाएगा मेरे भाई? पी ये आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल गहरी बात है, समझ पा रहे हैं हम। यानी कि मेरे भाई ये आ गया, ये 3 साल के बाद अमाउंट आ गया। तो कहने का मतलब है कि जितने साल बाद अमाउंट आपको निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर करनी है, उतनी ही पावर। बोलिए क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, मजा आ गया। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना बेटे, अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, अगर ब्याज की दर R% पर एनम है वार्षिक ब्याज की दर, और आपने पी रुपए इन्वेस्ट किया पी रुपए, तो आप मुझे एक बात बताओ 1 साल बाद क्या अमाउंट हो जाएगा? 1 साल के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा ये बताना जरा। अगर ब्याज की दर R% है तो आप मुझे एक बात बताओ 1 साल के बाद क्या अमाउंट हो जाएगा? ब्याज की दर R% है तो इसका मतलब कि हमें इसको R% बढ़ाना है, यही मतलब है। अब प्रिंसिपल तो है ही, हमें प्रिंसिपल का R% बढ़ाना है। 1 साल में प्रिंसिपल को R% ब्याज और मिल जाएगा, तो ये अमाउंट हो जाएगा 1 साल के बाद। प्रिंसिपल तो है ही, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल के 1 साल का ब्याज। तो यहां से प्रिंसिपल कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 + R%, 1 + R% से गुणा हो गई। इसी को क्या बोला जाता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या आपने पढ़ा नहीं है? अगर ब्याज की दर R% पर एनम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? हर संख्या अपने आप में 1 होती है या 100% होती है, चाहे तो आप 100% लिख लो चाहे 1 लिख लो, एक ही बात है। अगर हम 1 को R% बढ़ाएंगे तो 1 + R% गुना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मैंने आपको यहां निकाल के दिखा भी दिया, सिखा रखा है। किसी भी संख्या को x% बढ़ाते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 + x% से गुणा, x% से घटाते हैं तो 1 - x% से गुणा। नहीं पढ़ा जाके परसेंटेज में पढ़ लीजिए, बहुत डिटेल में 1 घंटे तक ये बात समझाइए। अगर आपका प्रिंसिपल p है, ब्याज की दर R% है, तो 1 साल बाद जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल तो रहेगा 1 + R% गुना हो जाएगा, 1 + R% गुना हो जाएगा। क्या आप इसमें कोई डाउट है? या किसी भी बच्चे को कोई इसमें डाउट है बता दीजिए। पहले यहां तक की बात क्लियर होनी चाहिए तो ही आप समझ पाओगे, यहां तक की बात पहले क्लियर होनी चाहिए, यहां तक की। जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं क्लास में, किसकी अलग शीट है? उमेश प्रजापति ऐसे और सी की कंबाइंड एक सीट अलग है। बच्चों प्लीज बहुत हैवी बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या आप ये बताइए कि यहां तक कोई डाउट है? अगर आप थ्योरी अच्छी समझ गए तो आपको सवालों में कोई डर ही नहीं है, मेरे को शीट सॉल्व कराने की जरूरत ही नहीं है फिर। अगर ब्याज की दर R% है, प्रिंसिपल p है, तो प्रिंसिपल को R% बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 + R% में, मल्टीप्लाई हो जाएगी प्रिंसिपल की 1 + R% में। ये 1 साल बाद अमाउंट है। आप मुझे बताओ इसके 1 साल के बाद क्या अमाउंट होगा? आफ्टर 1 ईयर क्या अमाउंट होगा? जल्दी से बताइए 1 साल के बाद क्या अमाउंट होगा? 1 साल के बाद भाई फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर, फिर से मुझे इसको R% बढ़ाना है, फिर से मुझे इसको R% बढ़ाना है। बोलो
फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा हो जाएगी। देखो ये मेरे प्यारे भाई, ये आपका प्रिंसिपल है, ये 1 साल बाद अमाउंट है। जो 1 साल बाद अमाउंट है वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, यानी कि सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है। दिस इज द प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर, ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है। बात आगे समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ब्याज की दर r% को r% बढ़ाओगे, फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 + r% से गुणा होगी, फिर से गुणा हो जाएगी। तो जब दो बार गुणा हो जाएगी 1 + r% की 1 + r% में, तो क्या आ जाएगा? क्या ये 1 + r% का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? स्क्वायर ये पावर 2 नहीं हो जाएगा? क्या ये 1 + r% का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? बोलो बच्चों, क्या ये 1 + r% का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? आपने एक बात गौर करी, अगर मुझे 1 साल बाद अमाउंट निकालना है तो मुझे यहां पे पावर 1 से गुणा करनी है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 1। अगर मुझे 2 साल बाद अमाउंट निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 करनी है। 3 साल बाद अमाउंट निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 करनी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं इसी तरीके से कि अगर n साल बाद अमाउंट निकालना हो, n साल के बाद, तो आप मुझे बताओ अमाउंट क्या होगा? अगर बिल्कुल इसी तरीके से चले तो n साल के बाद अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो स्टूडेंट बता दीजिए क्या होगा? तो आप कहोगे सर n साल बाद अमाउंट होगा प्रिंसिपल गुणा 1 + r% की होल पावर। n साल बाद निकालना है तो पावर n साल बाद अमाउंट अगर निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर प्रिंसिपल गुणा 1 + r% की होल पावर। क्या इसमें कोई डाउट किसी को? जो बात आज तक आप गधे की तरह रटते आए स्कूलिंग में किताबों से, वो आज आपको पता चलेगी। अगर पी प्रिंसिपल है, अगर प्रिंसिपल पी है, अगर प्रिंसिपल पी है, ब्याज की दर r% पर एनम है और कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली कैलकुलेट हो रहा है हर एक साल में, तो n साल बाद जो अमाउंट होगा वो होगा प्रिंसिपल गुणा 1 + r% की पावर n। ये फॉर्मूला आज तक गधे की तरह रटा था, लेकिन किसी को पता नहीं था क्यों होता है। अमाउंट जो है प्रिंसिपल गुणा 1 + r%, r% का मतलब r/100, r% को हम लिख सकते हैं r/100, फ्रैक्शन में बदलना है तो r/100, इसकी होल पावर n, इसकी होल पावर n। दुनिया में ऐसा कौन सा बच्चा है, हमारे देश में पढ़ने वाला ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने फॉर्मूला बचपन से लेकर याद ना करवाया गया हो उसको? लेकिन ऐसा भी बच्चा है जिसको याद तो है, सारे बच्चे ऐसे, इसको पता नहीं कहां से आया, क्यों होता है। ये है मेरे भाई, n साल बाद अमाउंट प्रिंसिपल गुणा 1 + r/100 की पावर n, प्रिंसिपल गुणा 1 + r/100 की पावर n। क्या आप लोगों ने बचपन से फॉर्मूला सीआई का याद करा कि नहीं? सीआई यही तो पढ़ाया जाता है, चौथी पांचवी क्लास से आना शुरू हो जाता है, और ये एक फॉर्मूला याद करवा देते हैं। आज कारण पता चला क्यों होता है। सारा का सारा खेल किस चीज का है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। लेकिन जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर की परसेंटेज में 1 घंटे की क्लास लेता हूं तो बच्चे कहते हैं सर एक सवाल आना है, क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हो, देखो दूसरे टीचर कैसे हवा में उड़ा के खत्म करा, जल्दी जल्दी आप ही करो। लेकिन उसकी अहमियत ये है कि भैया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर होता है, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट चलता ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर से है, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो n साल बाद अमाउंट है प्रिंसिपल गुणा 1 + r%, 1 + r/100 की पावर n। समझ में आ गई बात? क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर ये n साल बाद अमाउंट है बच्चों, तो ये n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? n साल में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, बताइए जल्दी से। n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा बताओ बच्चों? तो आप कहोगे सर अगर n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है n साल बाद जो भी अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल घटा दीजिए, n साल बाद जो भी अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल घटा दीजिए। तो अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल गुणा 1 + r/100 की पावर n माइनस p। आएगा यहां से p ले लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा मेरे प्यारे, ब्रैकेट में बचेगा 1 + r/100 की पावर n माइनस 1। ये आ जाएगा मेरे भाई, ये n साल का चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट आ गया, ये n साल के चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट आ गया। किसी बच्चे को कोई डाउट? अगर हमें n साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकलेगा। ये रहा प्रिंसिपल गुणा 1 + r/100 की पावर n, प्रिंसिपल गुणा 1 + r/100 की पावर n माइनस 1, ब्रैकेट में प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n माइनस 1। n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की होल पावर n माइनस 1, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की होल पावर n माइनस 1। अब ये केवल एक आपके आपके रटने वाली चीज है, ठीक है ना, लेकिन बचपन से याद करते हुए आए हैं, लेकिन फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे सवाल आया है इस पे देखो ना, एसएससी जीडी 2021 के पेपर में केवल इस पे फॉर्मूला पूछा गया था। एसएससी जीडी 2021 के पेपर में बच्चों केवल इस पे फॉर्मूला पूछा गया है, देखो ना कितना बढ़िया फॉर्मूला पूछा है। इफ टी डिनोट्स द सम ऑफ मनी, टी जो है आपका सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल है, एम डिनोट्स द नंबर ऑफ ईयर, एम जो है नंबर ऑफ ईयर, सब उल्टा पुल्टा कर दिया यहां पर। पी डिनोट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी को प्रिंसिपल बना दिया है, तो आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। देख रहे हो भैया, टी तो इसने बना दिया धन की राशि यानी कि प्रिंसिपल मूलधन, एम बना दिया साल, और पी बना दिया ब्याज की दर। हालांकि ब्याज की दर होती है आर, आर से डिनोट करते हैं, बना दिया पी। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा भैया टी साल का चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन तो टी बना दिया, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट को यहां से पी बना दिया बटे 100 की होल पावर। कितने साल का ब्याज निकाल? एम साल का, पावर एम बना दिया, ये हो गया अमाउंट। और इसमें से आप जो है मूलधन घटा दीजिए, प्रिंसिपल घटा दीजिए, ये आएगा बेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां से पहला करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, क्या बच्चों ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया तरीके से। आपने सर फॉर्मूला तोड़ कर दिखाया हमें, एग्जामिनर फॉर्मूला भी पूछ ले रहा है, जीडी के पेपर का सवाल है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से अगला कॉन्सेप्ट जाने, अभी भी 2-4 कॉन्सेप्ट और जानने हैं। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का खेल ये है कि जो आज मेरे प्यारे भाई अमाउंट है, दो कॉन्सेप्ट और राजा भाई, वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल होगा, यानी कि अमाउंट ही, ये अमाउंट ही सक्सेसिवली इंक्रीज होता रहता है, ये अमाउंट ही सक्सेसिव इंक्रीज होता रहता है मेरे प्यारे, अमाउंट ही सक्सेसिव इंक्रीज होता रहता है। मैं आपसे ये कहूं, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, दो मैं आपसे कहूंगा, दो मैं आपसे पूछूंगा, बताइएगा। ब्याज की दर है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% पर एनम ब्याज की दर। तीन कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बस, फिर क्लास खत्म। 16 सही 2/3% ब्याज की दर है।
मैंने मान लिया कि 3 साल बाद जो अमाउंट है, माना वो x रुपए, 3 साल बाद जो अमाउंट है वो x रुपए है, ये मैंने माना। तो आप मुझे एक बात बताओ, 5 साल के बाद अमाउंट क्या होगा, x की टर्म में आंसर बताना, x की टर्म में आंसर, x की टर्म में बताना जरा। 3 साल बाद अमाउंट x रुपए है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 5 साल बाद अमाउंट क्या होगा, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद। सुनना मेरे भाई, अगर ब्याज की दर 16 सही 2/3% है, 1/6, तो हर साल मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/6 से गुणा होगी। आप मुझे एक बात बताइए मेरे भाई, अगर 3 साल बाद अमाउंट x रुपए है, अगले साल जो अमाउंट होगा वो 7/6 गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6 से गुना, यानी कि अगले साल जो अमाउंट होगा वो x का 7/6 गुना होगा, x का 7/6 टाइम्स होगा। और अगले 1 साल के बाद जो अमाउंट होगा, 1 साल के बाद, वो फिर से 7/6 गुना हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई, ये क्या आ गया, ये x गुना 7/6 का स्क्वायर हो जाएगा, पावर 2। बात समझ में आ रही है? बोलो क्या आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई 3 साल और 5 साल के बीच में, 3 साल हमें दिया था, 3 साल का अमाउंट, और मैंने हमसे पूछा गया था 5 साल बाद अमाउंट। जो 3 साल बाद अमाउंट है वो, जो 3 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है। जो 3 साल बाद अमाउंट है ये आगे का प्रिंसिपल है। जो आज अमाउंट है वो आगे का प्रिंसिपल होगा, जो आज जिंदा है वो कल मरेगा, ठीक है भाई। जो 3 साल बाद अमाउंट है वो आगे का प्रिंसिपल होगा। तो मेरे प्यारे भाई, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर मुझे पता है 7/6, तो 3 साल और 5 साल के बीच में 2 साल का गैप है। 3 साल से 5 साल तक अगर मुझे जाना है तो 2 साल का गैप है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितनी बार गुणा करनी पड़ेगी, 2 बार गुणा करनी पड़ेगी, कि इसलिए क्या आ जाएगा, सीधा पावर 2 से गुणा नहीं हो जाएगी बेटा, बताइए सीधा। सुनील जी आपने बात नहीं सुनी, सूरज जी आपने बात नहीं सुनी ढंग से, बोलो। 3 साल बाद जो अमाउंट फिर से अमाउंट बनेगा, तो 3 साल 5 साल के बीच में 2 साल का गैप है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितनी बार गुणा हो जाएगी, 2 बार गुणा हो जाएगी कि नहीं, 7/6 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ब्याज की दर 16 सही 2/3% पर एनम है, तो आप मुझे बताओ 7 साल के बाद अमाउंट और 3 साल के बाद अमाउंट का रेशियो क्या होगा, ये जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। एक आपको ये बताना है, दूसरा आपको ये बताना है कि ये प्रिंसिपल है मेरे प्यारे भाई, और ये है मेरे प्यारे भाई 4 साल के बाद अमाउंट, 4 साल नहीं, 2 साल के बाद अमाउंट। बताओ बच्चों, जल्दी से, 2 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अगर ब्याज की दर 16 सही 2/3%, हर साल 16 सही 2/3% ब्याज मिलता है, यानी कि 1/6, 1/6, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 7/6। तो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आपका प्रिंसिपल पी रुपए, मुझे 2 साल बाद अमाउंट निकालना है, तो 2 साल बाद जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल गुणा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार गुणा करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर मुझे 2 साल बाद अमाउंट निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर, आप देखेंगे पी से पी कट जाएगा, यानी कि आएगा 7/6 का स्क्वायर। ये 2 साल बाद अमाउंट और आज के प्रिंसिपल का रेशियो है। यानी कि अगर टाइम में 2 साल का गैप है, प्रिंसिपल से 2 साल बाद अमाउंट निकालना, अगर टाइम में 2 साल का गैप है, 2 साल का, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर क्या आएगा बेटा, 2 ही आएगा, यानी कि 49/36। अगर आज आप 36 रुपए इन्वेस्ट करते हो, अगर ब्याज की दर 16 सही 2/3% पर एनम है, अगर आप 36 रुपए आज इन्वेस्ट करोगे तो 2 साल के बाद वो 49 हो जाएगा। अगर आप 36 रुपए आज डालोगे तो 2 साल के बाद वो 49 रुपीज बन जाएंगे, 49 रुपए बन जाएंगे। समझ में आ गई आपको मेरी बात? आप बोलोगे हाँ सर ये बात हमें समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं 3 साल और 7 साल के बाद क्या अमाउंट होगा, पी रुपए आपका प्रिंसिपल है, ब्याज की दर 16 सही 2/3% है, अगर मुझे 3 साल बाद अमाउंट निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कितना आ जाएगा, 3। और भाई साहब अगर मुझे 7 साल के बाद अमाउंट निकालना है, 7 साल के बाद, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कितना हो जाएगा, 7, ये हो जाएगा पावर 7। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो डिवाइड में पावर घट जाती है, क्या आ जाएगा, 7/6 की पावर 4, पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 3 साल और 7 साल के बीच में 4 साल का गैप है, 4 साल का, 4 साल का, तो रेशियो भी क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4। रेशियो भी कितना होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4। रेशियो भी कितना होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4। रेशियो कितना होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4। समझ में आया? अब अगर पेपर में ये चीजें नहीं आएगी, पेपर में पूछा जाएगा इसका उल्टा, उल्टा। लेकिन उसके लिए सीधा समझना जरूरी है। आपसे अगर ये पूछे, अगर आपसे ये सवाल एग्जामिनर ने दे दिया, एग्जामिनर ने सवाल दे दिया कि किसी धनराशि, किसी प्रिंसिपल पर, किसी प्रिंसिपल का 2 साल बाद जो अमाउंट है वो 375 रुपए है, 2 साल के बाद अमाउंट, और 5 साल के बाद जो अमाउंट है, 5 साल के बाद जो अमाउंट है 1029 रुपए है। हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पर, हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पर, 2 साल बाद अमाउंट 375 रुपए, 5 साल बाद अमाउंट 1029 रुपए। बताओ ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पर एनम, ये सवाल आ गया। हमने कुछ पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर इन्वेस्ट किया, 2 साल बाद अमाउंट 375 रुपए, 5 साल बाद अमाउंट 1029 रुपए। बताओ ब्याज की दर क्या? मैं आपसे आखिरी जो है ये सवाल पूछ रहा हूं।
बताइए, आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, 2 साल बाद अमाउंट 375 रुपए है, 5 साल बाद अमाउंट 1029 रुपए है। ब्याज की दर क्या है बताइए बच्चे? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना यार। देखो भाई, 2 साल के बाद अमाउंट है 375 रुपए और 5 साल के बाद अमाउंट है 1029 रुपए। यही आप बोलोगे हाँ सर कि 2 साल और 5 साल का क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हमें कह सकते हैं यही 375 रुपए 3 साल के बाद 1029 बन गए। क्या मैं ये कह सकता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट में सब सक्सेसिव चलता है? 375 रुपए 3 साल में अचानक से बढ़ के 1029 रुपए हो गए। क्या बात सही है? ये 375 रुपए 3 साल बाद 1029 रुपए हो गए। तो ये क्या लिखा है? 2 साल और 5 साल के बीच में 3 साल का गैप है। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? 3 साल का। नीचे क्या होता है? बेस। 375 रुपए लगाया, 3 साल बाद 1029 बन गए। 3 साल के बाद, 2 साल और 5 साल के बीच में 3 साल का गैप है। क्या बात समझ में आई? तो यानी कि 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 3 से काट लेंगे। 343/125। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ब्याज की दर का मतलब है कि हर साल पैसा कितना बढ़ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है हर साल पैसा कितना बढ़ रहा है। हर साल आपका धनराशि, आपका प्रिंसिपल कितना परसेंट बढ़ रहा है। हर साल आपकी इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट बढ़ रही है। ये होता है ब्याज की दर का मतलब। यानी कि अगर आपको ब्याज की दर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। 1 साल का। अरे क्या आपको सिखाया नहीं है? अगर 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 343/125 है 3 साल का, और आपको 1 साल का निकालना है बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा? इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्यूब रूट 343 का क्यूब रूट 7, 125 का क्यूब रूट 5। यानी कि 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर मैं यहां पे दिखाऊं मेरे प्यारे भाई, गैप करके आपको दिखा दूं, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो 375 रुपए अमाउंट है, सॉरी, 3 साल बाद जो 375 अमाउंट है, ये वो 5 साल के बाद 1029 बन गया। ठीक है भाई, यहां मैं लिख देता हूं दोबारा से। चलो, 2 साल बाद अमाउंट कितना है? 375 रुपए। 5 साल बाद अमाउंट कितना? 1029 रुपए 5 साल के बाद। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/5 है। तो भाई अगले साल का अमाउंट कैसे निकलेगा? अगले साल का अमाउंट कैसे निकलेगा? 7/5 से गुणा। अगले साल का अमाउंट कैसे निकलेगा? 7/5 से गुणा। और अगले साल का अमाउंट कैसे निकलेगा? 7/5 से गुणा। तो 7/5 की 3 बार गुणा हुई है ना? 7/5 की 3 बार गुणा हुई है, इसलिए कह रहे हैं 3 साल का मल्टीपल। 7/5 की 7/5 की 7/5 की 3 बार गुणा करोगे, 7/5 गुणा 7/5 गुणा 7/5 3 बार गुणा करोगे तो 343/125 नहीं आएगा। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 3 साल का। 1 साल का कैसे निकाला जाएगा? क्यूब रूट करना पड़ेगा 1 साल का निकालने के लिए। क्यूब रूट यानी कि हर साल पैसा 7/5 गुना हो रहा है। 7/5 गुना होने का मतलब अब 5 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 7 रुपए बन जाएगा। 5 रुपए 7 रुपए बन जाएगा तो बढ़ेगा कितना? 2 रुपए। यानी कि 1/5 20%, 2/5 40%। तो जो ब्याज की दर है, ब्याज की दर है, हर साल 7/5 गुना हो रहा है तो 40% बढ़ रहा है। कितना? 40% बढ़ रहा है। 40% बढ़ रहा है तो ब्याज की दर 40% पर एनम है। तो अगर आपको ब्याज की दर निकालना है तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता करना पड़ेगा। अब बताइए, जब लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाना शुरू करते हैं, बताइए ये जो स्लाइड लिखी हुई यहीं से शुरुआत होती है। हाँ बेटा, जब भी ऐसे सवाल आए 2 साल 5 साल गैप देखो, क्यूब रूट लो, आंसर आ गया। लिटरली ऐसे पढ़ाते हैं लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ बेटा देखो, ये है पहला टाइप कंपाउंड है। ये दिया जाएगा अमाउंट, ये दे दिएगा, जो भी गैप देखो बीच में साल का कितना गैप है उतना रूट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये कोई नहीं बताता क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। यहां तक पहुंचाने के लिए बच्चों को कितनी ज्यादा मेहनत लगी आप सोचो। आसान था क्या यहां तक पहुंचाना? बच्चों की बातें पता नहीं होती ना बेटा। एक बार अगर आप ये देखो, किसी आदमी को पहले से ही बचपन से घी वाला खाना, पराठे, बढ़िया जो है पनीर वनीर खाने को मिल रहा है बचपन से ही, तो उसको एक्चुअल में पता नहीं है कि सड़ा हुआ खाना क्या होता है, कॉकरोच वाला खाना, छिपकली वाला खाना, 10 रुपए में भरपेट जो थाली मिलती है उसमें उसकी क्वालिटी क्या होती है, बच्चों को पता नहीं है। ऐसे ही आप लोगों को पता ही नहीं होगी, आपको शुरू से ही एकदम प्रीमियम लेवल का बेस्ट नंबर टाइप का कंटेंट मिल रहा है। लोग कैसे निपटाते हैं आपको पता नहीं है। लेकिन बेटा मैं पागल नहीं बनाता, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपको हर एक चीज समझाई। अब इसके बाद जब हम सवाल करेंगे, मैंने थ्योरी समझाने में टाइम लिया। जिस थ्योरी को लोग 5 मिनट में समझाते, मैंने उसको समझाने में पूरी एक क्लास ली। जो बच्चे लोग 5 मिनट में खत्म करते हैं, मैंने उस पर थ्योरी पे एक क्लास ली। लेकिन इतना विश्वास है कि अब सवालों को आप रोकोगे नहीं। अब मुझसे ये नहीं पूछोगे कैसे आया। अब आगे बात समझ में? ठीक है।
तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बारे में लोगों को बताया करो। आप लाइब्रेरी में जब जाते हो, जब बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, आप बोलते हो कि जीरो टू हीरो बैच से पढ़ाई कर, वही एकमात्र बैच है जहाँ आपको सारी चीज़ें ढंग से पढ़ने को मिलेंगी। सर टाइम जरूर लेंगे, सर वो नहीं है कि 4-5 महीने में खत्म करके दे देंगे आपको, लेकिन एक बार में ऐसा पढ़ाएंगे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप बोलते हो ये सब चीज़ जाके, कंपटीशन नहीं बढ़ने देना चाहते तुम अपना, अच्छा है। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया सभी को? आज की क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट हुए, क्या आपको ये सभी समझ में आ गए? अच्छा यश गुप्ता,